नमस्ते दोस्तों, मैं समय हूं और आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक क्लब पर। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इसके लिए समय नहीं होता। मैं आपको उन महान किताबों का सारांश पेश करता हूं जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो पैसे के बारे में नहीं बल्कि पैसों की मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में है। यह किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके लेखक मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में यह समझाया है कि हमारे फैसले, विश्वास और भावनाएं कैसे हमारी धन संबंधित जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको पैसों के बारे में एक नई दृष्टि मिलेगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और महान सारांश मिलते रहें। अब आइए बात करते हैं इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल के बारे में। मॉर्गन हाउसल एक प्रसिद्ध लेखक और वित्तीय विश्लेषक हैं। उन्होंने वित्त और निवेश के क्षेत्र में कई वर्षों तक काम किया है। उनके लेख और ब्लॉग पोस्ट लाखों लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं और उनके विचार विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। मॉर्गन हाउसल का मानना है कि पैसे के बारे में ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। वे कहते हैं कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, यह हमारी भावनाओं, अनुभवों और व्यक्तिगत इतिहास का परिणाम है। उनकी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी विचार पर आधारित है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो पैसों के बारे में नहीं बल्कि लोगों के पैसों के प्रति अपने रवैये और व्यवहार के बारे में है। इस किताब में मॉर्गन हाउसल ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे वित्तीय फैसले कैसे हमारी मानसिकता, संस्कृति और अतीत के अनुभवों से प्रभावित होते हैं। इस किताब में 20 अध्याय हैं और हर अध्याय एक अलग मनोवैज्ञानिक पहलू को समझाता है। ये अध्याय आपको यह समझने में मदद करेंगे कि क्यों कुछ लोग धनवान होते हैं जबकि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताते हैं। यह किताब आपको पैसों के बारे में सोचने का एक नया तरीका सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस किताब के सभी अध्यायों को एक एक करके समझते हैं। पहले अध्याय का नाम है नो वंस क्रेजी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने यह समझाया है कि हम सभी अपने अनुभवों के आधार पर पैसों के बारे में सोचते हैं। जब हम किसी वित्तीय फैसले को लेकर अपना रवैया बनाते हैं तो हम अपने पिछले अनुभवों, परिवार के प्रभाव और सामाजिक माहौल को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का बचपन गरीबी में बीता है तो वह अपनी जिंदगी भर पैसों को बचाने पर ज्यादा ध्यान देगा। दूसरी ओर, अगर किसी का बचपन अमीरी में बीता है तो वह पैसों को खर्च करने पर ज्यादा ध्यान देगा। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने यह समझाया है कि हमारे वित्तीय फैसले गलत नहीं होते, बस ये फैसले हमारे अनुभवों के आधार पर बनते हैं। इसलिए किसी को भी पागल समझना गलत है। यहां तक कि आपको यह अध्याय कैसा लगा? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरे अध्याय का नाम है लक एंड रिस्क। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, भाग्य और जोखिम की भूमिका। यह विषय आपके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात पैसों की आती है। भाग्य का महत्व जब हम दूसरों की सफलता को देखते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने यह सब कौशल और मेहनत से हासिल किया है, लेकिन वास्तव में भाग्य की भूमिका बहुत बड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे समय में पैदा हुआ है जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी तो उसे सफल होने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह कुछ लोग ऐसे जोखिम लेते हैं जो उन्हें अचानक सफलता दिला देते हैं। बिल गेट्स को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा भाग्य पर निर्भर था?
बिल गेट्स को एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था जहां कंप्यूटर थे। उस समय 1960 के दशक में कंप्यूटर बहुत ही महंगे और दुर्लभ थे। बिल गेट्स को यह मौका मिला कि वह बचपन से ही कंप्यूटर के साथ काम कर सके, जो उनकी सफलता का एक बड़ा कारण बना। इसी तरह अगर हम अपने देश की बात करें तो जो लोग 1990 के दशक में भारत में आईटी उद्योग में शामिल हुए, उन्हें भाग्य का फायदा मिला। उस समय भारत का आईटी उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था और जो लोग इसमें शामिल हुए, उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली। भाग्य के साथ साथ जोखिम भी हमारी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी बड़ा फैसला लेते हैं तो हमें जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन जोखिम का मतलब यह नहीं है कि हम बेवकूफ़ी करें। जोखिम का मतलब है कि हम एक सोच समझकर फैसला लें और उसके नतीजों को स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करता है तो यह एक बड़ा जोखिम है, लेकिन अगर वह सही तरीके से काम करता है और उसका बिजनेस सफल हो जाता है तो वह बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसके विपरीत, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें असफलता मिलती है क्योंकि उनके ऊपर जोखिम या भाग्य का असर पड़ता है। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपनी सफलता के लिए घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की असफलता को उनकी कमजोरी का परिणाम नहीं मानना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने जीवन में भाग्य और जोखिम का सही संतुलन बनाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सफलता में भाग्य की भूमिका होती है, लेकिन हमें अपने कौशल और मेहनत पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा जोखिम लेता है और वह सफल हो जाता है तो उसे यह समझना चाहिए कि उसकी सफलता में भाग्य का भी योगदान था। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसे यह समझना चाहिए कि उसकी असफलता में भाग्य का भी असर पड़ा होगा। अगर आपको यह अध्याय समझ में आया हो और आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तीसरे अध्याय का नाम है नेवर एनफ। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, हमारी असंतुष्टि और लालच का प्रभाव। यह विषय आपके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात पैसों की आती है। पैसे की खातिर खुशी का नुकसान, हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा होगा तो हम खुश रहेंगे, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। जब हम एक लक्ष्य पूरा करते हैं तो हम फिर से अपने लक्ष्य को बढ़ा देते हैं। इस तरह हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह 1 करोड़ रुपए कमाए, तो जब वह यह रकम कमा लेता है तो उसका लक्ष्य बढ़कर 10 करोड़ हो जाता है। इसी तरह जब वह 10 करोड़ कमा लेता है तो उसका लक्ष्य बढ़कर 100 करोड़ हो जाता है। इस तरह वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है। इसका इस्तेमाल हम खुशी और सुख पाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसे को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो हम अपनी खुशी और संतुष्टि को खो देते हैं। एक व्यापारी जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करता है, वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताता, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता और अपने शौकों को भूल जाता है। जब वह अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी खुशी के लिए जो सब कुछ छोड़ा था वह अब वापस नहीं आ सकता। संतुष्टि की सीमा, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक सीमा तय करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम खुशी और सुख पाने के लिए कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में संतुष्टि की सीमा तय कर लें तो हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताने का महत्व समझता है तो वह अपने काम को छोड़कर अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह करता है तो वह अपने काम को छोड़कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। पैसे और खुशी का संतुलन, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने जीवन में पैसे और खुशी का सही संतुलन बनाना चाहिए।
हमें यह समझना चाहिए कि पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम खुशी और सुख पाने के लिए कर सकते हैं। अगर हम पैसे को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो हम अपनी खुशी और संतुष्टि को खो देते हैं। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चौथे अध्याय का नाम है कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है जो धन बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, चक्रवृद्धि ब्याज। यह विषय आपके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात पैसों की आती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि हमारे पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इस तरह हमारा धन धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए का निवेश करता है और उसे 10% का ब्याज मिलता है तो पहले साल उसे 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। दूसरे साल उसे 1,100 रुपए पर 10% का ब्याज मिलेगा जो 110 रुपए होगा। इस तरह उसका धन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि जितना ज्यादा समय आप अपने पैसे को निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपका धन बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए का निवेश करता है और उसे 10% का ब्याज मिलता है तो 65 साल की उम्र तक उसका निवेश बढ़कर लगभग 5,52,593 रुपए हो जाएगा। इसी तरह अगर वह 35 साल की उम्र में निवेश करता है तो उसका निवेश बढ़कर लगभग 1,57,393 रुपए हो जाएगा। शुरुआत करता है तो उसका निवेश 65 साल की उम्र तक लगभग 1,74,494 रुपए होगा। इस तरह 10 साल की देरी ने उसे लगभग 2,78,099 रुपए का नुकसान पहुंचाया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का इस्तेमाल करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने पैसे को लंबे समय तक निवेश करना चाहिए ताकि वे बढ़ सकें। एक और उदाहरण लेते हैं, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके कुल धन का 99% उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया है? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने पैसे को लंबे समय तक निवेश किया और चक्रवृद्धि ब्याज ने उनका धन बढ़ा दिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि छोटी बचत भी लंबे समय में बहुत बड़ा असर कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 500 रुपए की बचत करता है और उसे 10% का ब्याज मिलता है तो 30 साल में उसकी बचत बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपए की बचत करता है तो 30 साल में उसकी बचत बढ़कर लगभग 20 लाख रुपए हो जाएगी। इस तरह छोटी बचत भी लंबे समय में बहुत बड़ा असर कर सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज का इस्तेमाल कैसे करें? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का इस्तेमाल करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल्दी शुरुआत करें। जितना ज्यादा समय आप अपने पैसे को निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपका धन बढ़ता है। 2. नियमित बचत करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। 3. धैर्य रखें। अपने पैसे को लंबे समय तक निवेश करें और उन्हें बार बार न निकालें। अगर आपको यह अध्याय समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 5वें अध्याय का नाम है गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पर चर्चा की है, धन कमाना और धन बनाए रखना। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे लोग धन कमा लेते हैं लेकिन फिर भी उसे खो देते हैं। धन कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है। आपको अपने कौशल, मेहनत और भाग्य का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन धन कमाना बस शुरुआत है। असल चुनौती यह है कि आप उस धन को कैसे बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा जोखिम लेता है और वह सफल हो जाता है तो वह बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।
लेकिन अगर वह फिर से उसी तरह का जोखिम लेता है तो उसे असफलता भी मिल सकती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन बनाए रखने के लिए आपको रणनीतिक सोचना पड़ता है। आपको यह समझना चाहिए कि धन कमाना और धन बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। एक, सुरक्षित रहना। धन बनाए रखने के लिए आपको अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहिए। आपको ऐसे निवेश करने चाहिए जो आपके पैसों को जोखिम में न डालें। दो, छोटी बचत का महत्व। धन बनाए रखने के लिए आपको छोटी छोटी बचत करनी चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि छोटी बचत भी लंबे समय में बहुत बड़ा असर कर सकती है। तीन, जोखिम को समझना। धन बनाए रखने के लिए आपको जोखिम को समझना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि किस तरह का जोखिम आप ले सकते हैं और किस तरह का जोखिम आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एक उदाहरण, एक व्यापारी जो अपने बिजनेस में बहुत सफल हो गया, उसने लाखों रुपए कमाए, लेकिन फिर उसने एक बड़ा जोखिम लिया और उसे असफलता मिली। इसका मतलब है कि उसने धन कमाया लेकिन उसे बनाए नहीं रखा। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को सुरक्षित रखता है और छोटी छोटी बचत करता है, वह लंबे समय तक धन बनाए रख सकता है। धन बनाए रखने के लिए टिप्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन बनाए रखने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, अपने पैसों को बहुत ज्यादा जोखिम में न डालें। आपको ऐसे निवेश करने चाहिए जो आपके पैसों को सुरक्षित रखें। दो, छोटी छोटी बचत करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। तीन, अपने खर्च को नियंत्रित करें। आपको अपने खर्च को नियंत्रित करना चाहिए ताकि आप अपने पैसों को बचा सकें। चार, चार, लंबे समय के लिए सोचें। आपको अपने पैसों को लंबे समय तक निवेश करना चाहिए ताकि वे बढ़ सकें। धन कमाना और धन बनाए रखना, अंतर क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन कमाना और धन बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। धन कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए आपको सुरक्षित रहना पड़ता है। अगर आपको यह अध्याय समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो किरादा की ये बुआ बोलते थे। छठे अध्याय का नाम है टेल्स यू विन। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा की है, ऐसी घटनाओं का महत्व जो बहुत कम होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमारी सफलता को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत कम होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। इन्हें आउटलायर्स कहा जाता है। आउटलायर्स वे घटनाएं हैं जो सामान्य रूप से नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा जोखिम लेता है और वह सफल हो जाता है तो वह एक आउटलायर है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा नुकसान झेलता है तो वह भी एक आउटलायर है। टेल इवेंट्स क्या हैं? टेल इवेंट्स वे घटनाएं हैं जो बहुत कम होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। ये घटनाएं आमतौर पर अप्रत्याशित होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा निवेश करता है और वह निवेश बहुत बड़ा बन जाता है तो वह एक टेल इवेंट है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा नुकसान झेलता है तो वह भी एक टेल इवेंट है। टेल इवेंट्स का इस्तेमाल कैसे करें? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि टेल इवेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जोखिम लेना। टेल इवेंट्स का फायदा उठाने के लिए हमें जोखिम लेना पड़ता है। हमें ऐसे निवेश करने चाहिए जो अप्रत्याशित रूप से बड़ा बन सकते हैं। धैर्य रखना। टेल इवेंट्स का फायदा उठाने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। हमें अपने पैसों को लंबे समय तक निवेश करना चाहिए ताकि वे बढ़ सकें। तीन, छोटी छोटी बचत करना। टेल इवेंट्स का फायदा उठाने के लिए हमें छोटी छोटी बचत करनी चाहिए। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो।
एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक छोटा सा निवेश करता है और वह निवेश बहुत बड़ा बन जाता है। इस तरह वह एक टेल इवेंट का फायदा उठा लेता है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो एक बड़ा नुकसान झेलता है, वह भी एक टेल इवेंट का शिकार होता है। टेल इवेंट्स का महत्व, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि टेल इवेंट्स का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ये घटनाएं हमारी सफलता को पूरी तरह से बदल सकती हैं, इसलिए हमें इन घटनाओं का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको यह अध्याय समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 7वें अध्याय का नाम है फ्रीडम। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, पैसे का सबसे बड़ा फायदा जो है आजादी। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि पैसा न सिर्फ हमें सामग्री चीजें देता है, बल्कि हमें जीवन में आजादी भी देता है। पैसे का असली मकसद, हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे का मकसद तो बस खरीदना है, घर, गाड़ी, फोन या अन्य चीजें। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का असली मकसद है हमें आजादी देना। आजादी का मतलब है कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पैसे के बिना है तो उसे हर रोज नौकरी करनी पड़ती है, चाहे उसे पसंद हो या न हो। लेकिन अगर उसके पास पैसे हैं तो वह अपनी मर्जी से काम कर सकता है या फिर काम नहीं कर सकता। यह आजादी है। आजादी के प्रकार, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आजादी कई प्रकार की होती है और पैसे हर प्रकार की आजादी को बढ़ावा दे सकते हैं। यह कुछ प्रमुख प्रकार की आजादी के बारे में बात करते हैं। एक, समय की आजादी। पैसे से हमें समय की आजादी मिलती है। हम अपना समय अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। 2, विकल्पों की आजादी। पैसे से हमें जीवन में विकल्प बनाने की आजादी मिलती है। हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। 3, स्वास्थ्य की आजादी। पैसे से हमें स्वास्थ्य की आजादी मिलती है। हम अच्छे डॉक्टरों और अस्पतालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4, परिवार की आजादी। पैसे से हमें परिवार की आजादी मिलती है। हम अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकते हैं। पैसे और आजादी का संतुलन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे और आजादी का संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम आजादी पाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को सिर्फ सामग्री चीजें खरीदने में खर्च करता है तो उसे आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वह अपने पैसों को ऐसे इस्तेमाल करता है जो उसे समय, विकल्प और स्वास्थ्य की आजादी देता है, तो वह असली आजादी पा सकता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने पैसों को सिर्फ घर और गाड़ी खरीदने में खर्च करता है, उसे तो सामग्री चीजें मिल जाती हैं, लेकिन उसे आजादी नहीं मिलती। इसके विपरीत, एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को ऐसे इस्तेमाल करता है जो उसे समय, विकल्प और स्वास्थ्य की आजादी देता है, वह असली आजादी पा सकता है। आजादी का महत्व। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आजादी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। आजादी हमें खुशी और संतुष्टि देती है, इसलिए हमें अपने पैसों को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें आजादी दे। अगर आपको यह अध्याय समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 8वें अध्याय का नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा की है, सामाजिक स्थिति और स्टेटस का भ्रम। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हम अक्सर सामग्री चीजों को खरीदकर अपनी पहचान और स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह वास्तव में हमें खुश नहीं करता। स्टेटस का भ्रम। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर या अन्य सामग्री चीजें होंगी तो लोग हमें सफल मानेंगे, लेकिन वास्तव में ये चीजें हमें खुश नहीं करती। ये चीजें बस एक आवरण हैं जो हमें असली खुशी से दूर रखती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ी गाड़ी खरीदता है तो लोग उसे देखकर 1 दिन या 2 दिन तक प्रभावित होंगे, लेकिन फिर वे उसकी गाड़ी को भूल जाएंगे और वह व्यक्ति फिर से अपनी खुशी की तलाश में रहेगा। मैन इन देयर कार पैराडॉक्स क्या है?
मैन इन द कार पैराडॉक्स का मतलब है कि जब हम किसी को एक बड़ी गाड़ी में देखते हैं तो हम उस गाड़ी को देखते हैं, ना कि उस व्यक्ति को। हम उस गाड़ी के बारे में सोचते हैं, ना कि उस व्यक्ति के बारे में। इसी तरह जब हम खुद एक बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग हमें देखेंगे और हमें सफल मानेंगे, लेकिन वास्तव में लोग बस उस गाड़ी को देखते हैं, न कि हमें। स्टेटस का असर, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि स्टेटस का असर हमारे जीवन पर बहुत बड़ा होता है। हम अक्सर स्टेटस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यह हमें खुश नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने साथियों से बड़ा घर या बड़ी गाड़ी खरीदने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ एक आवरण खरीद रहा है। वह असली खुशी नहीं पा रहा है। असली खुशी क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली खुशी तो अंदर से आती है। यह उन चीजों से नहीं आती जो हम खरीदते हैं। असली खुशी तो उन चीजों से आती है जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अपने शौकों में खुश रहता है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, तो वह असली खुशी पा सकता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक बड़ी गाड़ी खरीदता है लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती। वह अपने जीवन को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अपने शौकों में खुश रहता है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, वह असली खुशी पा सकता है। स्टेटस का छोड़ना, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें स्टेटस का पीछा छोड़ना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि असली खुशी तो अंदर से आती है। हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए जो हमें खुश करे, न कि दूसरों को प्रभावित करे। अगर आपको यह अध्याय समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 9वें अध्याय का नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प विषय पर चर्चा की है। असली धन क्या है और यह कैसे छुपा होता है। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि असली धन वह है जो हम नहीं देखते, बल्कि जो हम बचाते हैं और निवेश करते हैं। धन का असली रूप, हम अक्सर सोचते हैं कि धन तो वही है जो हम देखते हैं, घर, गाड़ी, फोन या अन्य सामग्री चीजें। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली धन वह है जो हम नहीं देखते। असली धन वह है जो हम बचाते हैं, निवेश करते हैं और जो हमारे भविष्य के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा घर खरीदता है तो वह तो सिर्फ एक सामग्री चीज है, लेकिन अगर वह अपने पैसों को बचाता है और निवेश करता है तो वह असली धन बनाता है। सामग्री चीजें और धन का भ्रम, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ा घर या एक बड़ी गाड़ी है तो हम धनवान हैं, लेकिन वास्तव में ये सामग्री चीजें हमारे धन को नहीं बढ़ाती। ये चीजें तो बस हमारे पैसों को खर्च करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का घर खरीदता है तो वह तो सिर्फ एक सामग्री चीज है, लेकिन अगर वह उसी पैसे को बचाता है और निवेश करता है तो वह असली धन बना सकता है। छुपा हुआ धन, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली धन वह है जो छुपा होता है। यह वह धन है जो हम बचाते हैं, निवेश करते हैं और जो हमारे भविष्य के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपए बचाता है और उसे 10% का ब्याज मिलता है तो 30 साल में उसकी बचत बढ़कर लगभग 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह वह धन है जो छुपा है, लेकिन यही असली धन है। बचत का महत्व, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बचत का महत्व बहुत ज्यादा होता है। बचत ही वह है जो हमें असली धन बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपए बचाता है और 10% का ब्याज मिलता है तो 30 साल में उसकी बचत बढ़कर लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस तरह छोटी छोटी बचत भी लंबे समय में बहुत बड़ा असर कर सकती है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो पैसों को सिर्फ सामग्री चीजें खरीदने में खर्च करता है, उसे तो सामग्री चीजें मिल जाती हैं, लेकिन उसे असली धन नहीं मिलता। इसके विपरीत, एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को बचाता है और निवेश करता है, वह असली धन बना सकता है। धन का असली मतलब, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन का असली मतलब है जो हम नहीं देखते। असली धन वह है जो हम बचाते हैं, निवेश करते हैं और जो हमारे भविष्य के लिए काम करता है।
अगर आपको यह अध्याय समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 10वें अध्याय का नाम है सेव मनी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, बचत का महत्व। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि बचत न सिर्फ हमारे धन को बढ़ाती है बल्कि हमें जीवन में सुरक्षा और आजादी भी देती है। बचत का महत्व। बचत का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। बचत ही वह है जो हमें आपातकाल के समय में मदद करती है। बचत ही वह है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को बचाता है तो वह आपातकाल के समय में उन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वह अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है तो उसे आपातकाल के समय में परेशानी हो सकती है। बचत और निवेश का संतुलन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बचत और निवेश का संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने पैसों को सिर्फ बचाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें निवेश करना भी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये बचाता है और उसे 10% का ब्याज मिलता है तो 30 साल में उसकी बचत बढ़कर लगभग 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस तरह बचत और निवेश का संतुलन हमें असली धन बनाने में मदद करता है। छोटी छोटी बचत का महत्व। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि छोटी छोटी बचत भी लंबे समय में बहुत बड़ा असर कर सकती है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपये बचाता है और उसे 10% का ब्याज मिलता है तो 30 साल में उसकी बचत बढ़कर लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस तरह छोटी छोटी बचत भी लंबे समय में बहुत बड़ा असर कर सकती है। बचत के लिए टिप्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बचत के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. अपने खर्च को नियंत्रित करें। हमें अपने खर्च को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने पैसों को बचा सकें। 2. छोटी छोटी बचत करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। 3. अपने पैसों को निवेश करें। बचत के बाद हमें अपने पैसों को निवेश करना चाहिए ताकि वे बढ़ सकें। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है, उसे तो सामग्री चीजें मिल जाती हैं लेकिन उसे असली धन नहीं मिलता। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को बचाता है और निवेश करता है, वह असली धन बना सकता है। बचत का असली मतलब। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बचत का असली मतलब है जीवन में सुरक्षा और आजादी। बचत ही वह है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। 11वें अध्याय का नाम है रीजनेबल ग्रेटर दैन रेशनल। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा की है, सही होने के बजाय व्यावहारिक होने का महत्व। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हमें अपने फैसलों में व्यावहारिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि सिर्फ सही होने को। सही होने का भ्रम। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सही हैं तो हम सफल होंगे, लेकिन वास्तव में सही होना जरूरी नहीं है। व्यावहारिक होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा जोखिम लेता है और वह सफल हो जाता है तो वह तो सही हो सकता है लेकिन वह व्यावहारिक नहीं है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो छोटे छोटे फैसले लेता है और उन्हें व्यावहारिक तरीके से लागू करता है, वह ज्यादा सफल हो सकता है। व्यावहारिकता का महत्व। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि व्यावहारिकता का महत्व बहुत ज्यादा होता है। व्यावहारिकता ही वह है जो हमें जीवन में सफल बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को सिर्फ निवेश करता है तो वह तो सही है लेकिन वह व्यावहारिक नहीं है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को बचाता है और फिर उन्हें निवेश करता है, वह ज्यादा सफल हो सकता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक बड़ा जोखिम लेता है और वह सफल हो जाता है, उसे तो सही होने का अहंकार मिलता है लेकिन वह व्यावहारिक नहीं है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो छोटे छोटे फैसले लेता है और उन्हें व्यावहारिक तरीके से लागू करता है, वह ज्यादा सफल हो सकता है। व्यावहारिकता का असली मतलब। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि व्यावहारिकता का असली मतलब है जीवन में सफलता पाना। व्यावहारिकता ही वह है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। 12वें अध्याय का नाम है
सरप्राइज। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं का महत्व। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि जीवन अप्रत्याशित होता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अप्रत्याशित घटनाओं का महत्व हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन अप्रत्याशित होता है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर की योजना बनाता है तो वह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वास्तव में उसके करियर में कई अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि नौकरी खोना, बीमारी होना या फिर अचानक सफलता मिलना। अप्रत्याशित घटनाओं का सामना कैसे करें? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. लचीलापन। हमें अपने जीवन में लचीलापन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने फैसलों को बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। 2. आर्थिक सुरक्षा। हमें अपने पैसों को बचाना चाहिए ताकि अप्रत्याशित घटनाओं के समय में हम तैयार रहें। 3. धैर्य। हमें अप्रत्याशित घटनाओं के समय में धैर्य रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनकी हमें उम्मीद नहीं होगी। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने करियर की योजना बनाता है लेकिन अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर उसने अपने पैसों को बचाया है तो वह आपातकाल के समय में उन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके विपरीत, एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है, उसे अप्रत्याशित घटनाओं के समय में परेशानी हो सकती है। अप्रत्याशित घटनाओं का असर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं का असर हमारे जीवन पर बहुत बड़ा होता है। ये घटनाएं हमारी सफलता या असफलता को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक एक बड़ा निवेश करता है और वह सफल हो जाता है तो वह तो अप्रत्याशित रूप से सफल हो सकता है। इसके विपरीत, अगर वह अचानक एक बड़ा नुकसान झेलता है तो वह असफल भी हो सकता है। अप्रत्याशित घटनाओं का महत्व। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ये घटनाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन अप्रत्याशित होता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 13वें अध्याय का नाम है रूम फॉर एरर। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, गलतियों के लिए जगह छोड़ना। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में गलतियों के लिए जगह छोड़नी चाहिए ताकि हम अपने फैसलों को सही कर सकें। गलतियों का महत्व। हम अक्सर सोचते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं, लेकिन वास्तव में गलतियां हमें सीखने का मौका देती हैं। गलतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें कैसे सुधार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा निवेश करता है और वह असफल हो जाता है तो वह तो गलती कर गया है, लेकिन उसे यह सीख मिलती है कि अगली बार वह कैसे सही फैसला ले। गलतियों के लिए जगह छोड़ना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने जीवन में गलतियों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि गलतियां होंगी और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को सिर्फ एक निवेश में लगाता है तो उसे, अगर वह निवेश असफल हो जाए तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके विपरीत, अगर वह अपने पैसों को अलग अलग निवेशों में बांट देता है तो उसे गलतियों का असर कम पड़ेगा। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने पैसों को सिर्फ एक निवेश में लगाता है, अगर वह निवेश असफल हो जाता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके विपरीत, एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को अलग अलग निवेशों में बांट देता है, उसे गलतियों का असर कम पड़ता है। गलतियों का असली मतलब। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि गलतियों का असली मतलब है सीखना और बेहतर बनना। गलतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें कैसे सुधार करना चाहिए। इसलिए हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। 14वें अध्याय का नाम है यूल चेंज। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही गहरा विषय पर चर्चा की है, हमारी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों में परिवर्तन।
इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हम जीवन में बदलाव के साथ बदलते हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन का महत्व हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं और लक्ष्य हमेशा एक जैसे रहेंगे, लेकिन वास्तव में हम जीवन में बदलाव के साथ बदलते हैं। जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, हमारी सोच और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जवानी में पैसे कमाने पर ध्यान देता है, तो बाद में वह अपने परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगता है। इस तरह हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। परिवर्तन के साथ जीना, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें परिवर्तन के साथ जीना सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं और लक्ष्य बदलेंगे और हमें उनके अनुसार अपने फैसले लेने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को सिर्फ निवेश करता है, तो बाद में उसे पता चलता है कि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना ज्यादा जरूरी है। इस तरह उसे अपने फैसलों को बदलना पड़ता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो जवानी में अपने करियर पर ध्यान देता है, वह लंबे समय तक काम करता है और पैसे कमाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसने अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका खो दिया है। इसके विपरीत, एक और व्यक्ति जो अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाता है, वह जीवन में खुश रहता है। परिवर्तन का असली मतलब, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि परिवर्तन का असली मतलब है जीवन में बेहतरी करना। परिवर्तन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें कैसे सुधार करना चाहिए। 15वें अध्याय का नाम है नथिंग्स फ्री। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। हर चीज की कीमत होती है। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हम जो भी प्राप्त करते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। हर चीज की कीमत, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ चीजें फ्री होती हैं, लेकिन वास्तव में हर चीज की कीमत होती है। यह कीमत पैसे के रूप में नहीं हो सकती, बल्कि समय, मेहनत या ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक मुफ्त ऐप डाउनलोड करता है, तो वह सोचता है कि वह फ्री है, लेकिन वास्तव में उस ऐप के लिए उसे अपना डेटा और समय खर्च करना पड़ता है। छुपी कीमतें, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें छुपी कीमतों को समझना चाहिए। हर चीज की कीमत होती है, चाहे वह सीधे तौर पर दिखाई दे या न दे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ी गाड़ी खरीदता है, तो उसे सिर्फ गाड़ी का पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि उसे गाड़ी का ईंधन, बीमा और मरम्मत का भी पैसा देना पड़ता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक मुफ्त ऐप डाउनलोड करता है, उसे तो लगता है कि वह फ्री है, लेकिन वास्तव में उसे अपना डेटा और समय खर्च करना पड़ता है। इसके विपरीत, एक और व्यक्ति जो अपने फैसलों को सोच समझ कर लेता है, वह छुपी कीमतों से बच सकता है। कीमत का असली मतलब, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कीमत का असली मतलब है हर चीज के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जो भी प्राप्त करते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। 16वें अध्याय का नाम है यू एंड मी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, हमारे फैसले और दूसरों के फैसलों में अंतर। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हम अक्सर दूसरों के फैसलों को समझने में गलती करते हैं, क्योंकि हम उनकी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को नहीं समझते। दूसरों के फैसलों को समझना, हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों के फैसले गलत हैं क्योंकि वे हमारे फैसलों से अलग होते हैं, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति की परिस्थितियां और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है, तो हम सोचते हैं कि वह गलत कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी प्राथमिकताएं हमसे अलग हो सकती हैं। शायद उसे खर्च करने में खुशी मिलती है। अलग अलग प्राथमिकताएं, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों के फैसले उनकी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को बचाता है, तो वह शायद भविष्य के लिए तैयार होना चाहता है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को खर्च करता है, तो वह शायद वर्तमान में खुश रहना चाहता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति
जो अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है। हम उसे देखकर सोचते हैं कि वह गलत कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसे खर्च करने में खुशी मिलती है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को बचाता है, वह शायद भविष्य के लिए तैयार होना चाहता है। दूसरों के फैसलों का सम्मान करना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें दूसरों के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। 17वें अध्याय का नाम है द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, नकारात्मकता का आकर्षण। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हम अक्सर नकारात्मकता को अधिक विश्वसनीय मानते हैं, जबकि यह हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। नकारात्मकता का आकर्षण। हम अक्सर नकारात्मकता को अधिक विश्वसनीय मानते हैं। नकारात्मक खबरें या नकारात्मक भविष्यवाणियां हमें अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे सच हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बाजार गिरने वाला है, तो हम उस पर अधिक विश्वास करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बाजार बढ़ने वाला है, तो हम उस पर कम विश्वास करते हैं। नकारात्मकता का असर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि नकारात्मकता का असर हमारे जीवन पर बहुत बड़ा होता है। नकारात्मकता हमें डराती है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक खबरों को मानता है, तो वह अपने पैसों को निवेश नहीं करता, जिससे उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो नकारात्मक खबरों को मानता है, वह अपने पैसों को निवेश नहीं करता, जिससे उसे बड़ा नुकसान होता है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो नकारात्मकता को नजरअंदाज करता है, वह अपने पैसों को निवेश करता है और बड़ा फायदा कमाता है। नकारात्मकता का असली मतलब। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि नकारात्मकता का असली मतलब है हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाना। हमें नकारात्मकता को नजरअंदाज करना चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए। 18वें अध्याय का नाम है व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, हमारी मान्यताओं और भ्रमों का प्रभाव। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हम अक्सर ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। भ्रमों का प्रभाव। हम अक्सर ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम अपनी मान्यताओं के आधार पर फैसले लेते हैं जो कभी कभी गलत होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बाजार गिरने वाला है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं और अपने पैसों को निवेश नहीं करते। लेकिन वास्तव में बाजार बढ़ सकता है, जिससे हमें बड़ा नुकसान होता है। मान्यताओं का असर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि मान्यताओं का असर हमारे जीवन पर बहुत बड़ा होता है। हमें अपनी मान्यताओं को सवाल करना चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी मान्यताओं के आधार पर फैसले लेता है, तो वह गलत फैसले ले सकता है। इसके विपरीत, अगर वह अपनी मान्यताओं को सवाल करता है, तो वह सही फैसले ले सकता है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपनी मान्यताओं के आधार पर फैसले लेता है, वह गलत फैसले ले सकता है। इसके विपरीत, एक और व्यक्ति जो अपनी मान्यताओं को सवाल करता है, वह सही फैसले ले सकता है। मान्यताओं का असली मतलब। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि मान्यताओं का असली मतलब है हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाना। हमें अपनी मान्यताओं को सवाल करना चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए। 19वें अध्याय का नाम है ओनेल टुगेदर नाउ। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने सभी पिछले अध्यायों के महत्वपूर्ण सबकों को एक साथ जोड़कर समझाया है। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि हमें इन सबको अपने जीवन में लागू करना चाहिए ताकि हम धन और खुशी दोनों पा सकें। सबकों का सारांश। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इस पुस्तक में बताए गए सबक हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबक हमें यह सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम खुशी और संतुष्टि पाने के लिए कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं। अगर हम बचत करते हैं तो हम आपातकाल के समय में तैयार रह सकते हैं। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। जीवन में लागू करना, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें इन सबको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम खुशी और संतुष्टि पाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने पैसों को बचाते हैं और निवेश करते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए तैयार रह सकते हैं। अगर हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है, उसे तो सामग्री चीजें मिल जाती हैं लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को बचाता है, निवेश करता है और अपने परिवार के साथ समय बिताता है, वह खुश रहता है। सबकों का असली मतलब, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इन सबकों का असली मतलब है जीवन में खुशी और संतुष्टि पाना। हमें इन सबको अपने जीवन में लागू करना चाहिए ताकि हम धन और खुशी दोनों पा सकें। 20वें अध्याय का नाम है कॉन्फेशंस। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और गलतियों को साझा किया है। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि उन्होंने भी गलतियां की हैं और उनसे सीखकर वे बेहतर बने हैं। व्यक्तिगत अनुभव, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वे भी गलतियां करते रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो गलत थे, लेकिन उन्होंने इन गलतियों से सीखा है और अपने जीवन को बेहतर बनाया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा है कि वे अपने पैसों को सिर्फ निवेश करने पर ध्यान देते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि अपने परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। गलतियों से सीखना, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि गलतियां हमें सीखने का मौका देती हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है तो उसे बाद में पता चलता है कि बचत करना भी जरूरी है। इस तरह वह परिधीय अपनी गलती से सीखता है। एक उदाहरण, मॉर्गन हाउसल ने कहा है कि वे अपने पैसों को सिर्फ निवेश करने पर ध्यान देते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि अपने परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है, उसे बाद में पता चलता है कि बचत करना भी जरूरी है। गलतियों का असली मतलब, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि गलतियों का असली मतलब है सीखना और बेहतर बनना। गलतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कहां गलत हो रहे हैं और हमें कैसे सुधार करना चाहिए। इस पुस्तक का अंतिम संदेश है कि पैसा एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन यह खुशी और संतुष्टि का एकमात्र स्रोत नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें पैसे को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें जीवन में खुशी और संतुष्टि दे। खुशी का असली मतलब है अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने शौकों में खुश रहना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम खुशी पाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों को सिर्फ सामग्री चीजें खरीदने में खर्च करता है तो उसे खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वह अपने पैसों को ऐसे इस्तेमाल करता है जो उसे खुशी देता है तो वह संतुष्ट रहेगा। एक व्यक्ति जो अपने पैसों को सिर्फ सामग्री चीजें खरीदने में खर्च करता है, उसे तो सामग्री चीजें मिल जाती हैं लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती। इसके विपरीत एक और व्यक्ति जो अपने पैसों को ऐसे इस्तेमाल करता है जो उसे खुशी देता है, वह संतुष्ट रहता है। मॉर्गन हाउसल का अंतिम संदेश है कि हमें पैसे को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें जीवन में खुशी और संतुष्टि दे। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम खुशी पाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सभी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा कर दी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।
मेरे लिए आपका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लाइक, शेयर या कमेंट करते हैं, तो यह मुझे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। आपका एक लाइक, एक शेयर या एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका समर्थन मुझे यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक सामग्री लाता रहूं। धन्यवाद आपके लिए इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। आपका समर्थन हमेशा मेरी प्रेरणा का स्रोत रहेगा।